Hello student, welcome in PN National Public School online class. I am your bio teacher शिवेंद्र कुमार. ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस. दिस इज द 6th चैप्टर ऑफ द क्लास 12th बायोलॉजी. ठीक है, बायो का क्लास 12th का ये छठा चैप्टर है जिसे हमें स्टडी करना है. लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीजें मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगे. आप देखो, अगर हम लोग लेके चले, देखो अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, ये जो पढ़ रहे हो ये हम लोग डिवाइड करके पढ़ रहे हैं. बट एक्चुअल में जब इससे पहले की पढ़ाई होती थी तो क्लास 11th और 12th, ठीक है, ये 11th 12th कंबाइंड होता था. ठीक, और क्लास 11th 12th को कंबाइंड करके ही सिलेबस डिसाइड होता था. जो सिलेबस आज भी आपका डिसाइडेड है. आप देखो, जब नीट की प्रिपरेशन करते हो या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो आपको 11th और 12th इन दोनों के सिलेबस को एक साथ मर्ज करके ही कंपटीशन आपको बीट करना होता है. तो आप देखो कितना सिस्टमेटिक, कितना मतलब हार्ड वर्किंग करते हैं एनसीईआरटी वाले, उसको आप समझ जाओ. देखने में तो एक पतली सी बुक लगती है और आपको लगता होगा इसमें कोई कंटेंट है ही नहीं, बट इसमें इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है. और इसकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो सीक्वेंसिंग आपको कहीं मिलेगी नहीं. वो सीक्वेंसिंग इतनी जबरदस्त तरीके से है कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, वो सीक्वेंस क्लियर हो गया, तो मैक्सिमम तो आप ऐसे भी जीत गए. आपको अगर बैट पकड़ने आ गया, आपको बॉल जो है वो पकड़ने का स्टाइल आ गया, तो दूसरा काम करना ही क्या है? बॉल फेंकना है, बैटिंग करनी है. तो आपको बस पकड़ने का स्टाइल आना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम लोग बायो के बारे में जानना चाहते हैं और इस चीज को एकदम अच्छे से कंफर्म समझना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि एनसीईआरटी ने हमें सिलेबस बना के दिया क्या है. और एनसीईआरटी का अगर वो सिलेबस जो उसने बना के दिया उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, तो कोई चीज भी हम लोगों से छूट सकती ही नहीं है. और वो आपका माइंड खुद से कहेगा अरे कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है. वो सारी चीजें आप एकदम बिल्कुल क्लियर कर लोगे. करोगे कैसे? आप देखो सिस्टमैटिक बना कैसे है ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस. 12th का बता रहा हूं लेकिन 11th को कंबाइंड करके बता रहा हूं, तभी आपका ये पूरा का पूरा. आपने देखा होगा जब इसकी यूनिट स्टार्ट होती है तो यूनिट में नंबरिंग दूसरी होती है. आप कभी ध्यान दीजिएगा, इसमें यूनिट में 1 नंबर मेंशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर को अपने साथ लिए रहता है, इसलिए इसकी यूनिट अलग स्टार्ट होती है और वो उसी के नंबरिंग से यूनिट इसकी भी होती है. ठीक है, अब देखते हैं जो फर्स्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पहला यूनिट, वो यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग वर्ड. ठीक है, और उस लिविंग वर्ड में आप लोगों ने क्या स्टडी किया? सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया. लेकिन पहला चैप्टर जो था वो ये बता रहा था कि आप ये जानो एक्चुअल में बायोलॉजिकल में किसको स्टडी करेंगे. तो स्टडी किसको करते हैं? सबसे पहले हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कौन सी चीजें हैं. तो हम लोग क्लासिफाई करना समझते हैं कि कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है. अगर लिविंग वाला आपको समझ में आता है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उसके स्पेशल कैरेक्टर. उन स्पेशल कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम उन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. जब आपको ये स्टडी पता चल जाती है तभी से आपका बायोलॉजी शुरू हो जाता है. क्योंकि जिसमें भी जान है, जो लिविंग है, वही कंसीडर हम लोग करते हैं, उसी की स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में. ठीक है, यानी कि जो लिविंग है उसको बायोलॉजी में हम कंसीडर करते हैं. अब वहां से आपको सबसे पहले यह पता चलता है कि लिविंग है क्या एक्चुअल में. तो लिविंग क्या है? लिविंग वही है जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हो जो कि ये डिसाइड करा दे कि ये पर्टिकुलर चीज ये लिविंग है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है. तो वो कैरेक्टर क्या होता है? वो कैरेक्टर होता है उनकी क्राइटेरिया को आपने पढ़ रखा है. बहुत नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं आपको लगने लगेगा ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूं. तो मेरा काम केवल ये है कि इसको कोरिलेट कर देना, केवल चीजें बता देना. तो पहला मैंने आपको बता दिया कि इसमें लिविंग नॉन लिविंग होता क्या है. जब लिविंग समझ गए तो अगली स्टेप चलनी होती है, और वो अगला स्टेप होता है कि भाई लिविंग तो मैं इतना कुछ देख रहा हूं, उसको कैसे स्टडी करूं. क्योंकि अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो ह्यूमन की लाइफ स्पेन जो है वो वेरी करती है.
वेरी करती है, सबका अलग अलग व्यू आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई 18 साल में भी मर जाता है और कोई 100+ तक जीता है। तो हम लोग एवरेज लाइफ लेके चलते हैं, लेकिन अगर आप उसके बेसिस पे देखो तो कभी भी हम पूरी जितने भी इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग बीइंग प्रेजेंट है, सबकी स्टडी पॉसिबल है क्या? नहीं है। जब सबकी स्टडी पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स कि उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें दूसरा साइंस का जो है वो एक तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन। हमें ग्रुपिंग करनी होंगी एक जैसी चीजों का, और बेस बनाना होगा सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। क्या सिमिलरिटीज हैं उस ग्रुपिंग में, या क्या डिफरेंसेस है कि वो ग्रुप ही हम अलग कर दें। तो जब वो ग्रुप हम अगर अलग करते हैं तो उसका बेस बनाया, जब बेस बनाया तो ग्रुपिंग में क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, और उस क्लासिफिकेशन में क्या स्टडी किया आपने? कई क्लासिफिकेशन आया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप हमेशा से पढ़ते आए हो, आप लोगों ने प्रीवियस जो है वो क्लासेस में भी इसको स्टडी किया है कि नहीं किया है? सबको पता है किया है ना? तो आप देखो जब प्रीवियस में हम लोगों ने इस सारी चीजों को स्टडी किया है, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इनमें कुछ डिमेरिट्स होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है जो मिसिंग रह जाती है, और यही मिसिंग पार्ट, ये उसका मिस्टेक नहीं है, ये है वो चांस जो कि फर्दर हमें रिसर्च करने के लिए मजबूर करता है। वो डिमेरिट हमें ये बताता है कि ये जो डाउट है अगर हम क्लियर करें तो इस क्लासिफिकेशन को और मॉडिफाई किया जा सकता है। तो उन सारी चीजों को आपने पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने जब दूसरा पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने जब ये जान लिया कि ये इतने ऑर्गेनिज्म हैं, ये मोनेरा के मेंबर है, ये प्लांटी का मेंबर है, ये एनिमिलिया का मेंबर है, तो उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ा। उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चरल, उसका एनाटॉमी पढ़ा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ा। ठीक है, जब उसको भी आप लोगों ने सारी चीजों को स्टडी कर ली तो उसके बाद आप फिर से आए कहां पे कि ये सारे के सारी चीजें, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिसको आपने लिविंग में कंसीडर किया है, वो कैसा है? वो सब के सब एक ऐसे यूनिट से बने हुए हैं, जो यूनिट क्या है? वो हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। वो एक ही सेल का बना बॉडी हो या हम लोग के जैसा मल्टी सेलुलर या ढेर सारे सेल्स का ग्रुपिंग से बना हुआ बॉडी। ठीक है, तो सेल पढ़ते हैं हम। सेल जब पढ़ते हैं तो अगला स्टेप आता है कि सेल में हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स इट मींस कि उस सेल के जो कंपोनेंट्स है उसको फॉर्म करने के लिए, उसको प्रॉपर उसकी एक्टिविटीज कराने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो वो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? अगला आता है कि सारा कुछ तो मिल गया, अब सोचो क्यों नहीं मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स है, वो हम लोगों ने सेल डिवीजन से नहीं पहले पढ़ा, सेल डिवीजन से पहले पढ़ा, क्यों नहीं बाद में पढ़ा? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब सारा कुछ सिंथेसाइज हो जाता है तब अगली स्टेप आती है सेल डिवीजन की, यानी कि सेल डिवाइड करेगा और अपनी जैसी सेल्स को फॉर्म करेगा। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। जब स्टडी किया फिर अगला स्टेप आया और उसमें हम लोगों ने प्लांट की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ी। फिर अगला यूनिट एनिमल की टोटल फिजियोलॉजी पढ़ी। फिर अगला आपका ये पूरा का पूरा पढ़ते पढ़ते आपको ये क्लियर हो गया भाई कि क्या क्या चीजें नेसेसरी थी एक लिविंग बीइंग्स के लिए। वो चीजें आपने पढ़ ली क्लास 11th में। 12th में स्टडी करना शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन से, जो कि पार्ट वहां नहीं पढ़े। अब आपको यह देखना है कि वो सारी चीजें लिविंग तो है, बट एक लिविंग से दूसरा लिविंग आता कैसे है, कौन सी वो प्रोसेस होती है जिसके वजह से ये उसकी कॉपी फॉर्म होती है, और वो कॉपी कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग को आप पढ़ते हो वो ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो कैसे होता है, वो चीजें हम लोग वहां पढ़ते हैं। और फिर प्लांट को
एनिमल का स्पेशल पढ़ते हैं, और ह्यूमन का इसलिए दिया है क्योंकि हमें आगे चल के बायोलॉजी का जो मेंबर होता है या बायोलॉजी की जो स्टडी करने वाला स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है उसका एक एम होता है और वो होता है मेडिकल में जाना। तो मेडिकल में मैक्सिमम टाइम आप क्या कोशिश करते हो कि आप जो है ह्यूमन पे वर्क करना शुरू करते हो, आपको डॉक्टर बनना रहता है, किसका? हम लोगों का। तो स्टडी करना होगा ना, इसीलिए ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप पढ़ते हो। तो वहां तक तो आपने पढ़ लिया, कैरेक्टर तो बन गया, ये सारा कुछ आपने देख लिया। तब अगला स्टेप शुरू होता है कि ये ऑफस्प्रिंग तो आ गया, लेकिन इस ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर गया कैसे, एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ कैसे, तब आता है आपका अगला स्टेप, और वो होता है जेनेटिक्स शुरू। और जेनेटिक्स जब आप शुरू करते हो तो पहला आता है, क्योंकि पहला ही वर्क किया था मेंडल ने, और मेंडल का अगर वर्क देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको अगर हम लेके चले तो वो फर्स्ट स्टेप हुआ। और इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो आता है इनहेरिटेंस। जब पढ़ लिया, उसमें वेरिएशन पढ़ लिया, तो अगला स्टेप आता है कि भाई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वजह से ये इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग को इसमें स्टडी करना है। तो ये तो मैंने आपको इस चैप्टर का वो बता दिया कि इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी क्या क्या करना है। इसमें हमें देखना है जेनेटिकल मटेरियल, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्या देखना है कि इसमें जो जेनेटिकल मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या स्टडी करना है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, अब समझो यहां पे क्या है कि इससे पहले जो फैक्टर था मेंडेलियन में, तो मेंडेलियन फैक्टर बोला गया, फिर क्रोमोसोमल मैंने आपको बता ही दिया। यहां पे जो जेनेटिकल मटेरियल है, जैसे क्रोमोसोमल जो मैटर दिया गया था वो किससे दिया था? सर्टेन ऑन बोवेरी ने। इनके अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कैरेक्टर्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, बट ये एक सिंगल कंपोनेंट का नहीं बना होता है, इनमें दो कंपोनेंट होता है। एक होता है उसमें डीएनए एंड सेकेंड वन इज द प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करेंगे तो हम किसको कंसीडर करें जेनेटिकल मटेरियल में? डीएनए को कंसीडर करें या फिर प्रोटीन को कंसीडर करें? इसका किसका कंसीडरेशन हमको करना चाहिए, किसका कंसीडरेशन हमें नहीं करना चाहिए? इसके लिए क्या होता है? इसके लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है एक जेनेटिकल मटेरियल की। क्या होती है? इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द जेनेटिकल मटेरियल। तो वो इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती क्या है? तो फर्स्ट आप समझो कि वो रिक्वायरमेंट है क्या? प्रेजेंट इन एवरी सेल। इट मीन्स वो जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो प्रेजेंट कहां होना चाहिए? सारे सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए। कोई ऐसी सेल ना हो जिसमें वो जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट ना हो। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है आपका, इसमें सेकेंड जो है वो ये है कि इसका जो अमाउंट है, जो अमाउंट है उस जेनेटिकल मटेरियल का, ठीक है, वो हमेशा ही इक्वल हो, इक्वल इन ऑल सेल्स। यानी कि जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स में उनका जो अमाउंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसके बाद अगला आप समझो कि अगर इक्वल अमाउंट हो गया, वो सारे सेल्स में प्रेजेंट है, तो अगली स्टेप आती है एबल टू डुप्लीकेट। एबल टू डुप्लीकेट, इट मीन्स इट फॉर्म देयर ओन कॉपी। ये अपनी कॉपी फॉर्म कर सके, उसमें डुप्लीकेशन की प्रोसेस हो, तो वो क्या हो सके? वो डुप्लीकेट कर सके। नेक्स्ट क्या होगा इसका? क्वालिटी। वो क्वालिटी है एबल, जो नेक्स्ट क्वालिटी है एबल टू
ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एबल टू ट्रांसपोर्ट आर पास इनटू देयर प्रोजेनी। इट मीन्स कि वो क्या हो कि वो जो डुप्लीकेट चीजें जो बनी हैं, जिसका डुप्लीकेशन हुआ है, ये क्या कर सके, वो अपने ऑफस्प्रिंग या अपनी प्रोजेनी में उसको क्या कर सके, उसको ट्रांसमिट कर सके, या फिर उसका क्या हो सके, उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास हो सके, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है। अगली जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप पढ़ रहे हो, और ये जो क्वालिटी है वो ये है कि इनमें क्या हो सके, इनमें इनहेरिटेबल चेंजेस के चांसेस रहें। क्या हो, इनहेरिटेबल चेंज, ठीक है, इनहेरिटेबल चेंज के इसमें चांसेस हो। अगर उसमें इनहेरिटेबल जो है वो चेंजेस के चांसेस होंगे, इट मीन्स कि उसमें म्यूटेशन हो सकता है। अगर म्यूटेशन, दैट इज अ सडन चेंज इन द क्रोमोसोम, तो अगर सडन चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, तो ही क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है, कि उस चैप्टर में पढ़ा था आपने वेरिएशन, और वो वेरिएशन तभी होता है जब उसमें इनहेरिटेबल जो चेंज है वो चेंज हो, और वो क्या करे, उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसा चेंज लाए जो कि उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो चेंज उसको क्या करे, वो उसको उसके अंदर एडाप्टेशन को अलाउ करे, और उस एडाप्टेशन के वजह से ही वो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में क्या कर सके, अपने एनवायरमेंट में वो सरवाइव कर सके। और यही जो सर्वाइवल जो होता है वो होता है इस इनहेरिटेबल चेंजेस के वजह से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब अगला क्या है, अब हम इसमें देखते हैं कि इस क्राइटेरिया पे ये फिट बैठता है या फिर प्रोटीन फिट बैठता है। अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन देखो, प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, फर्स्ट, और मैक्रोमोलिक्यूल्स ये भी है, कौन, डीएनए। दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स है, पॉजिटिव दोनों को दे देते हैं। अब डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जेनेटिकल मटेरियल है या नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, वो भी पॉजिटिव हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड आप देखो, इनमें भी वैरायटीज होती है, किसमें, डीएनए में। किसके वजह से, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट टाइप्स के वजह से जो डीएनए होता है, इस डीएनए में भी वैरायटीज आपको दिखाई देती है, उनकी सीक्वेंसिंग दिखाई देती है, उनकी कोडिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो यहां पे कोडिंग के लिए इसके पास क्राइटेरिया है। यहां पे देखते हैं जो प्रोटीन फॉर्म होता है, ये प्रोटीन फॉर्म होता है किसके वजह से, एमिनो एसिड के वजह से। किसके वजह से, एमिनो एसिड के वजह से। और ये एमिनो एसिड जो होता है वो 20 एमिनो एसिड जो होते हैं वो उनसे मिलके उनकी सीक्वेंसिंग, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसके सीक्वेंस में इधर उधर करने से डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। यानी कि इसमें भी वैरायटीज है, इसमें भी वैरायटीज है, इसमें भी दोनों को पास कर दिया। अगला देखो, अगला क्या है कि यहां पे क्या है कि ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। अगला, डुप्लीकेशन के प्रोसेस, डुप्लीकेट कर सकता है कि नहीं, अपनी जैसी कॉपी फॉर्म कर सकता है कि नहीं। अगर अपनी जैसी कॉपी फॉर्म कर सकता है, इट मींस किसमें कंसीडर होगा, वो जेनेटिकल मटेरियल कंसीडर होगा। तो ये पॉसिबिलिटी किसमें नहीं होती है, वो प्रोटीन में नहीं है। तो कंपटीशन में बचा कौन सा रह गया, बचा रह गया आपका डीएनए। और डीएनए अगर बचा रह गया और वो ये क्वालिटी को अपने अंदर रखे रहता है, ये क्वालिटी उसके अंदर है, इट मींस कि डीएनए को हम कंसीडर किसमें करेंगे, एज अ जेनेटिक मटेरियल। इट मींस कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो बेसिस हुआ कि मैंने आपको केवल इनके बेसिस पे चीजों को बता दिया। तो इसी से केवल ये क्लियर नहीं हो जाता, साइंस है बेटा, साइंस है। यहां मेंडल ने अपना सारा का सारा जितना कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को किसी ने तवज्जो नहीं दिया,
क्यों? क्योंकि वो उनके जितने कॉन्सेप्ट थे वो केवल एक ही जगह फॉलो होते थे, दूसरी जगह वो प्रूफ नहीं कर पाते थे। और जब प्रूफ नहीं कर पाए तो उतना बड़ा साइंटिस्ट जिसको आज हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, उसको जब नकार दिया गया तो हम लोग या कोई और साइंटिस्ट को तो नकार ही दिया जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसका हमें क्या करना होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देना होता है कि जो चीजें कही जा रही हैं क्या वो एक्चुअल में सही है या फिर नहीं है। तो ये एक्चुअली कैसे प्रूफ हुआ कि क्या है कि जो ये जेनेटिकल मटेरियल है वो जेनेटिकल मटेरियल डीएनए एक्चुअल में है या नहीं है, वो कैसे प्रूफ हुआ। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट पे से केवल आज हम लोग एक सिंगल एक्सपेरिमेंट को ही कंसीडर करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू किया गया है, ये किया गया है ग्रिफ्थ के थ्रू, ठीक है। ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे कि ये प्रूफ होता है कि ये क्या है, ये एक जेनेटिकल जो है वो मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो कैसे इन्होंने प्रूफ किया, तो आपको मैं बता दूं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया, मतलब दो तरीके के बैक्टीरिया को इन्होंने चूज किया, और जो वो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया एक्चुअल में था क्या, वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वर्क क्या करता है भाई, ये कॉज करता है निमोनिया। क्या कॉज करेगा ये, निमोनिया। तो ये निमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है जिसको इन्होंने चूज किया। अब यहां पे उन्होंने दो तरीके के स्ट्रेन वाले क्या लिए, बैक्टीरिया लिए। एक लिया एस टाइप, ठीक है, ये कैसे थे, विरुलेंट थे, इट मींस की टॉक्सिक। और दूसरा जो लिया उन्होंने आर टाइप लिया, ठीक है, ये कैसे थे, नॉन विरुलेंट, इट मींस कि ये नॉन टॉक्सिक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये निमोनिया कॉज करेगा, ये क्या करेगा, ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने माइस पे। कैसे किया एक्सपेरिमेंट वो समझ जाओ। माइस पे उन्होंने क्या किया, एक बार जो एस टाइप सेल है, एस टाइप सेल को लिया और इस माइस के अंदर उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के वजह से ये जो माइस है, ये माइस क्या कर गया, डेड कर गया, डेथ हो गई उसकी। दूसरा क्या किया उन्होंने, माइस, सेकेंड माइस लिया, उसमें आर टाइप का जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है। जब इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो माइस है वो किस मोड में है भाई, वो लिविंग मोड में है। तो यहां पे क्या हो गया, वो लिविंग मोड में हो गया। कब हो गया लिविंग मोड में, जब आर टाइप का जो है वो कंपोनेंट, आर टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किसके अंदर किया गया, माइस के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन, अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि माइस जो है वो, माइस में उन्होंने जो है हीटेड जो है वो किल्ड एस टाइप जो है वो बैक्टीरिया को लिया, और इस एस टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो इस कंडीशन में ये भी कैसा रहा, लाइफ रहा, इट मीन्स कि ये लिविंग रहा, ये मरा नहीं, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, एक अलग मिक्सिंग बनाई, और वो मिक्सिंग किसकी थी, नेक्स्ट उन्होंने लिया अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल और उसमें इस बार इंजेक्ट किया उन्होंने हीट किल्ड जो है वो एस टाइप बैक्टीरिया को, और साथ ही साथ उसमें मिक्सअप किसको कर दिया, आर टाइप को। अब देखो अगर हम लोग इसको आगे नहीं बताते, हम लोग देखते हैं
ये देखो, तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे आर टाइप वाले में डेथ हुई उसकी? नहीं हुई। हीटेड वाले में डेथ हुई उसकी? नहीं हुई। तो दोनों डेथ नहीं होने वाली कंडीशन है, यानी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो पहले क्या सोचेंगे भाई, वो माइस जो है वो लिविंग मोड में होगा या उसकी डेथ हो जाएगी? लिविंग सोचोगे, लेकिन होता ऐसा नहीं। उन्होंने जब इसको किया तो उनको क्या मिला कि इस कंडीशन में वो जो माइस था उसने सिम्टम किसके शो किए? निमोनिया के, और उसके वजह से उसका डेथ हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? वो डेड हो गया। ठीक है, किसके वजह से हुआ? जब मिक्सिंग किया। तो आप ये बताओ, यहां पे वो मिक्सिंग था, अकेले किया, कोई दिक्कत नहीं हुई और वो लिविंग मोड में था। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, वो लिविंग मोड में था। लेकिन यहां पे ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो उसकी डेथ हो गई? उसका कारण था, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और कंक्लूड करके बताया कि यहां पे जो एस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो किसमें होता है? आर टाइप के बैक्टीरिया में। और जब आर टाइप के बैक्टीरिया में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है भाई? तब क्या होता है कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है, अब वो आर टाइप का बैक्टीरिया भी वोरुलेंट टाइप का हो जाता है और क्या कॉज करने लगता है? निमोनिया। समझ गए? क्या कॉज करने लगता है? निमोनिया कॉज करने लगता है। तो इसके थ्रू उन्होंने उसको बताया, बट एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ये वो नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको उन्होंने कैसे बताया वो मैं बता दूं कि यहां पे ये जब इसको प्रूफ नहीं कर पाए तो यहां पे अदर जो है वो साइंटिस्ट यहां पे फिर से ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, रिपीट करते हैं। और वो किससे किससे किया? एवेरी, मैक्लोड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे वर्क किया। ठीक है, और जब वर्क किया तो वर्क करने के बाद इन्होंने क्या किया? ये प्रूफ किया कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। क्या है वो जेनेटिक मटेरियल? डीएनए है। और इसी डीएनए के वजह से उन्होंने उसको बायोलॉजिकली पूरा एक्सपेरिमेंट किया, आइसोलेशन किया इन कंपोनेंट्स का, और इन कंपोनेंट्स में प्रोटीन को अलग किया, उसके जेनेटिकल मटेरियल को अलग किया, दोनों को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में पाया ये कि इसमें से जो डीएनए था यही डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या था? रिस्पॉन्सिबल था। इट मीन्स जो डीएनए है ये डीएनए ही एक्चुअल में क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज का जो पूरा होल टॉपिक था, ये टॉपिक मैंने आपको एक एविडेंस के बेसिस पे बता दी। अब जो अगला टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट एविडेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये आपको, मुझे लगता है जहां तक ये आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है, और सब कुछ आपको समझ में आया है बहुत अच्छे तरीके से, और ये लगता है कि हाँ फिर से हमको वीडियो बनाना चाहिए और आप उसको देखना पसंद करेंगे, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और थैंक यू।